आज हम अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियां। राजस्व अधिकारी क्या होता है, पहले वो आपको जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत यही बताया जाएगा कि राजस्व अधिकारी कौन कौन होते हैं, किसको हम राजस्व अधिकारी मानेंगे और किसको राजस्व अधिकारी नहीं मानेंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में भी इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा की गई है। और फिर उसकी शक्तियों के बारे में भी बताया गया है अध्याय 3 के अंतर्गत। तो जो आपका सेक्शन 11 है वो राजस्व पदाधिकारी के संबंध में बताता है कि कौन कौन से लोग राजस्व अधिकारी की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी यदि कोई है तो वो है आयुक्त भू अभिलेख। समस्त जमीन के रिकॉर्ड जो हैं ये आयुक्त भू अभिलेख के पास होते हैं। और सबसे बड़ा अधिकारी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी आयुक्त भू अभिलेख होता है। इसी के समकक्ष का पद है अपर आयुक्त भू अभिलेख। जब भी आप अपर वर्ड सुने इसका मतलब ये जो होता है अपर शब्द, ये इसके समकक्ष होता है। थोड़ा सा इसके पास पावर कम होते हैं, लेकिन जब ये अपने शक्तियों का यूज करता है तो ये माना जाता है कि यह अपर आयुक्त नहीं बल्कि आयुक्त द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो आपके 15 अधिकारी हैं यही आपके राजस्व अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। ये 15 नाम आपको ठीक से देख लेने होंगे, याद रख लेने होंगे, क्योंकि यही नाम आपको आगे जाके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपके यहाँ से खूब बनते हैं। पहले भी मैंने चर्चा किया था कि अध्याय 3 का जो सेक्शन 11 है राजस्व पदाधिकारी, इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब आते हैं। इसके अंतर्गत मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत आपका ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन से राजस्व पदाधिकारी नहीं है। तो नीचे 3 ऑप्शन जो देगा वो 3 ऑप्शन इसी में से देगा। आपका 15 में से कोई 3 राजस्व अधिकारियों के नाम आपके मल्टीपल चॉइस में रख दिए जाएंगे और चौथा एक नाम होगा जो कि इसमें से नहीं आएगा। तो देखते हैं कि आयुक्त भू अभिलेख सबसे ऊपर, उसके बाद अपर आयुक्त भू अभिलेख, उसके बाद आयुक्त, उसके बाद अपर आयुक्त, फिर कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी। इसके बाद बात आती है अपर कलेक्टर की। अपर कलेक्टर के बाद उपखंड अधिकारी, जिसको एसडीओ कहा जाता है, अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं उप सर्वेक्षण अधिकारी। सर्वेक्षण अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। जिला का सर्वेक्षण अधिकारी कलेक्टर होता है। उपखंड सर्वेक्षण अधिकारी कौन होता है? उपखंड अधिकारी होता है। इसके बाद सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, अपर तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, नायब तहसीलदार और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख। तो कुल मिला के ये 15 भू राजस्व अधिकारी हैं जिसको आपको याद रख लेना है, क्योंकि यहीं से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फिर इसके बाद जो बात आती है कि इतने सारे अधिकारी हैं, इन अधिकारियों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होगा? तो समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे। मतलब सभी पर कंट्रोल किसका होगा? राज्य सरकार का। उसके बाद बात आती है कि खंड के समस्त राजस्व अधिकारी संबंधित आयुक्त के अधीनस्थ होंगे। अर्थात जो आयुक्त है वो एक आपका संभाग में होता है, तो उस संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आयुक्त। तो आयुक्त उस संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसलिए आयुक्त के अधीनस्थ ये सारे राजस्व अधिकारी कहलाएंगे उस संभाग में। इसके बाद जिले के समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीन होंगे? जिलाधीश के अधीन होंगे या कलेक्टर के अधीन होंगे। जिलाधीश को आप कलेक्टर बोलते हैं।
तो तीन तरह की कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात यहाँ की जाती है सेक्शन 12 में। पहला स्टेट लेवल पे, दूसरा संभाग स्तर पे या खंड स्तर पे, और तीसरा बात आती है जिला स्तर पे। तो स्टेट लेवल पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी राज्य सरकार की है, और जो संभाग स्तर पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी आयुक्त की है, कमिश्नर की है। और इसके बाद जिले की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीन होंगे, यानी जिलाधीश के अधीन होंगे। तो जिले की कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसको है? कलेक्टर को है। एक चीज आप समझ लीजिएगा, ताकि बार बार वही चीज रिपीट होगी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है, मतलब नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है। तो समस्त राजस्व अधिकारी, जो आप इसके पहले सेक्शन 11 में देख रहे हैं, समस्त राजस्व अधिकारी, जो 15 राजस्व अधिकारियों के नाम सेक्शन 11 में बताए गए हैं, उन समस्त राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। एक लाइन आप अगर लिख लें तो ये बहुत अच्छा नोट्स है इस चैप्टर के लिए, कि जब जब राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की बात आएगी तो वो समस्त पावर किसके हाथ में होगी? राज्य सरकार की। तो यही चीज आपको बार बार आगे सेक्शन में भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं संभाग, जिले, उपखंड या तहसील को परिवर्तित करने की, सृजित करने की या उसको समाप्त करने की शक्ति। संभाग मतलब ऐसा क्षेत्र। हाँ हाँ बताओ सर, ये आयुक्त भू अभिलेख और आयुक्त जो है वो दोनों सेम है ना? नहीं सेम नहीं, पर्सन। आयुक्त भू अभिलेख स्टेट लेवल का अथॉरिटी है, और आयुक्त जो है वो आपका खंड स्तर का है। मतलब 3-4 जिले मिला के जो एक संभाग बनता है, उस संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी आयुक्त होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए ठीक है सर। एक स्टेट लेवल का अधिकारी है, उसको कहेंगे आयुक्त भू अभिलेख। उसके नीचे कौन आएगा? संभाग। तो संभाग में क्या होता है? हर राज्य में 4 जिले 5 जिले सामान्यतः मिला के एक संभाग्य बनता है। वो ये जिलों की संख्या कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, लेकिन एक से ज्यादा जिले रहते हैं और उनको मिला के एक संभाग बनता है। तो उस संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी आयुक्त होता है। ठीक है? उसका जुरिडिक्शन उस संभाग में सारे जिलों के ऊपर होता है। फिर उस संभाग के नीचे बात आती है जिले की, और फिर जिले को डिवाइड किया जाता है उपखंड में, और उपखंड को डिवाइड किया जाता है तहसील में। जैसे आप रायपुर के संदर्भ में देखेंगे तो रायपुर जो है एक संभाग है, जिसके अंतर्गत आपका बलौदा बाजार भी आएगा, रायपुर भी आएगा, गरियाबंद भी आएगा। तो इसका सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगा? आयुक्त, उस संभाग के संबंध में। फिर उसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो जिला, और जिला का सुप्रीम अथॉरिटी कौन आएगा? कलेक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे उपखंड। उपखंड का सुप्रीम अथॉरिटी कौन होता है? एसडीओ, या फिर उपखंड अधिकारी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे कौन होता है? तहसीलदार। वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है तहसील का। ठीक है? इसके बाद हम ये देखते हैं कि सेक्शन 13 में ये जो बात कही गई है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि संभाग को, जिले को, उपखंड को, तहसील को परिवर्तित करने की शक्ति, उसकी क्षेत्र को परिवर्तित करने की शक्ति की बात सेक्शन 13 कहता है। उसको सृजित करने की शक्ति, नया क्षेत्र बनाने की शक्ति, और उसको समाप्त करने की शक्ति सेक्शन 13 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को है। और क्लॉज 2 जो है वो जिले और तहसील की सीमाओं के परिवर्तन की बात करता है। ठीक है? तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये समस्त शक्तियां राज्य सरकार में निहित है, चाहे वो संभाग को परिवर्तित करने की शक्ति हो, जिले को परिवर्तित करने की शक्ति हो, उपखंड को परिवर्तित करने की शक्ति हो। ये समस्त शक्ति राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। नीचे परंतु ये दिया हुआ है, लेकिन
राज्य सरकार किसी संभाग या जिले या तहसील की सीमाओं को परिवर्तन करने से पहले क्या करेगा, इसकी प्रस्थापना इस धारा के अधीन आदेश देने के पूर्व आपत्तियां आमंत्रित करेगा। अगर उसको कोई तहसील या संभाग बनाना है या जिला बनाना है, परिवर्तित करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, आपत्तियां आमंत्रित करेगा, प्रस्थापना करेगा सोसाइटी को। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो ये बात धारा 13 में कही गई है। इसके बाद बात आता है संभागों के आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति। जो मैंने पहले कहा था, समस्त राजस्व प्राधिकारियों को नियुक्त कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। जब समस्त रेवेन्यू अथॉरिटी को, समस्त राजस्व प्राधिकारी को नियुक्त आयुक्त करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंतर्गत आयुक्त भी आएगा। अगर समस्त रेवेन्यू अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा तो आयुक्त भी एक राजस्व प्राधिकारी है। इसलिए आयुक्त की भी नियुक्ति 14 के अंतर्गत करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है, अर्थात संभाग के आयुक्त को नियुक्त राज्य सरकार करता है। कर्तव्य और शक्तियां वे होंगी जो इस संहिता के अंतर्गत उसको प्रदत्त की जाए। स्टेट गवर्नमेंट भी उसको कुछ कर्तव्य और शक्तियां उसको सौंप सकता है। ये बात कही गई है धारा 14 में। फिर यही बात अपर आयुक्त के लिए लागू होती है कि अपर आयुक्त की नियुक्ति भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। अपर आयुक्त की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन अपर आयुक्त हर संभाग में नहीं होगा, बल्कि ये कहा गया है कि एक संभाग या 2 या अधिक संभागों के लिए एक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी। इसका मतलब ये राज्य सरकार के लिए विवेक के ऊपर है, चाहे तो वो अपर आयुक्त नियुक्त करे अथवा न करे। जरूरत है तो करेगी, नहीं जरूरत है तो नहीं करेगी। इसके ऊपर आपने देखा होगा आयुक्त के संबंध में ये बाध्यता है कि राज्य सरकार ऐसी नियुक्ति करेगी मतलब ये राज्य सरकार संभाग को चलाने के लिए एक आयुक्त को नियुक्त करना राज्य सरकार की बाध्यता है, लेकिन अपर आयुक्त के संबंध में ऐसा नहीं है, नियुक्त कर सकेगी। अर्थात राज्य सरकार को इसकी जरूरत पड़ती है कि आयुक्त के शक्तियां या कर्तव्यों को देखते हुए यह आवश्यक है कि किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसी शक्तियां और कर्तव्य का संचालन करने दिया जाए। तो सामान्यतः एक संभाग के लिए या 2 से अधिक संभाग को ज्वाइंटली रूप में एक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। जब अपर आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है तो ये माना जाता है कि इन शक्तियों का प्रयोग आयुक्त के द्वारा किया जा रहा है। यही बात कहा गया है क्लॉज 3 में कि जब इस संहिता के अधीन किसी शक्तियों का प्रयोग अगर आयुक्त द्वारा, अपर आयुक्त द्वारा किया जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? आयुक्त कर रहा है, और उसे आयुक्त के हैसियत से उसे यूज करने की शक्ति है। इसी के बाद बात आती है, आयुक्त तो हो गया संभाग स्तर पे। जिला स्तर पे कौन सबसे बड़ा अधिकारी होता है? कलेक्टर। तो कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति भी राज्य सरकार को है सेक्शन 16 के अंतर्गत, और राज्य सरकार कलेक्टर को अपॉइंट करेगी और वो उन समस्त कृत्यों का पालन करेगा जो कलेक्टर को इस संहिता के अधीन प्रदान की गई है। इसके बाद अपर कलेक्टर की बात आती है, तो सेम प्रोसीजर जैसे आपका आयुक्त के संबंध में है, वैसे ही सेम प्रोसीजर जिले के लिए अपर कलेक्टर के लिए है। अपर आयुक्त संभाग के लिए था और अपर कलेक्टर जिले के लिए है। सेम प्रोसीजर है, उसमें अंतर नहीं है। फिर इसके बाद सेक्शन 18 में आता है सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति। ये भी नियुक्ति कौन करेगा? जैसे शुरू में ही चर्चा की जा चुकी है, ये नियुक्ति राज्य सरकार करेगा, प्रत्येक जिले के लिए करेगा। प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति करेगा, और ऐसे शक्तियों का वे प्रयोग करेंगे
सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उनको प्रदान करे। राज्य सरकार जो शक्ति प्रदान करेगी उन शक्तियों का प्रयोग सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर करते हैं। फिर बात आती है तहसीलदार की, तहसील की। तो तहसील में तहसीलदारों की, अपर तहसीलदारों की और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और वे उन समस्त कर्तव्यों का पालन करेंगे जो संहिता के अधीन तहसीलदार को दी गई है। अपर तहसीलदार, बार बार बात होती है अपर तहसीलदार, ये जो अपर शब्द है ना, वो उसके समानांतर का शब्द होता है। तो अपर तहसीलदार उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रदान करे। सामान्यतः जो तहसीलदार को शक्तियां होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपर तहसीलदार को प्रदान करता है। इसके बाद बात आती है भू अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षकों की नियुक्ति। ये भी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। तो लगभग एक ही बात बार बार रिपीट की गई है। अन्य अधिकारी, तो अन्य अधिकारी के संबंध में क्लॉज आपका 21 है। सेक्शन 21 के अंतर्गत अन्य अधिकारियों की चर्चा की गई है और ये कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जो संहिता को प्रभावशील बनाने के लिए आवश्यक हो। कितने अन्य अधिकारी नियुक्त करेगी उसकी सीमा नहीं है। जितना स्टेट गवर्नमेंट उचित समझे उतने अन्य अधिकारी नियुक्त करेगी, उतने अन्य रेवेन्यू अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। और ऐसे अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसे प्राधिकारियों के अधीनस्थ होंगे जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे। जो अन्य अधिकारी की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि ये जो अन्य अधिकारी हैं जो जरूरत के अनुसार अलग अलग कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो किसके अधीन होंगे। वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते समय ही ये डिसाइड कर देती है कि वो किसकी अधीनस्थ होंगे। इसके बाद आती है बात उपखंड अधिकारी की। उपखंड अधिकारी कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, योग्यता क्या होनी चाहिए उपखंड अधिकारी बनने के लिए? सहायक कलेक्टर होना चाहिए या संयुक्त कलेक्टर होना चाहिए या डिप्टी कलेक्टर रैंक का कोई अधिकारी होना चाहिए। उसको कलेक्टर एक या अधिक उपखंडों का भारसाधक बना सकता है। उस उपखंड का भारसाधक अधिकारी कलेक्टर अपॉइंट करता है। राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता, राजस्व अधिकारी किसके अधीन होंगे? ये 23 के अंतर्गत बात कहा गया है। तो राजस्व अधिकारी के संबंध में ये कहा गया है कि जब तक कलेक्टर अन्यथा निर्देशित न करे उपखंड का प्रत्येक राजस्व अधिकारी उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ होगा। जो और तहसील के जितने अधिकारी होंगे, चाहे वो नायब तहसीलदार होगा, ये सब किसके अधीन होंगे? ये तहसीलदार के अधीनस्थ होंगे। ये 23 कहता है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को शक्तियों और पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों को प्रदत्त किया जाना। इसके अंतर्गत 24 के अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य सरकार जो राजस्व अधिकारियों की शक्तियां होती हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रदत्त कर सकती है। राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है कि कोई कार्य किसी व्यक्ति से करवाया जाना चाहिए तो उस राजस्व प्राधिकारी की शक्ति किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार प्रदान कर सकता है। राज्य सरकार किसी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है जो उच्चतर श्रेणी के राजस्व प्राधिकारी को हो। अर्थात तहसीलदार को हो सकता है कि उपखंड अधिकारी की पावर दे दे या नायब तहसीलदार को तहसीलदार की पावर दे दे। तो ये सारा अथॉरिटी किसके पास है? राज्य सरकार के पास। इसके बाद 25 बात आता है स्थानांतरण हो जाने पर
किसी राजस्व प्राधिकारी की क्या शक्ति होगी। अगर किसी राजस्व प्राधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले में या फिर एक उपखंड से दूसरे उपखंड में अगर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसकी शक्तियां क्या होंगी, इसके संबंध में 25 बताता है। ये कहता है कि कोई राजस्व अधिकारी अगर एक तहसील से दूसरे तहसील में या जिले से दूसरे जिले में या संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफर हो जाता है उसी पद पे या उससे ऊपर के पद पे, तो उसकी वही शक्ति होंगी जो पहले शक्तियां उसकी पहले वाले संभाग या जिले या तहसील में थी, वो उन समस्त शक्तियों का प्रयोग ट्रांसफर होने के बाद जिस जिले या संभाग या तहसील में शक्तियां जिस जिले संभाग या तहसील में वो अपॉइंट होगा वहां की उन्हीं शक्तियों को प्रयोग कर पाएगा। फिर 26 बात आती है अस्थायी रिक्ति की दशा में कलेक्टर अगर मर गया, कलेक्टर अगर निःशक्त हो गया, ऐसे कंडीशन में किसी अन्य व्यक्ति को कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है, किसी को चालू कार्यभार दिया जाता है। तो जब किसी अन्य व्यक्ति को अगर चालू कार्यभार अस्थायी रूप से सौंपा गया है तो तब तक वह उन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करेगा वह अधिकारी, जब तक एक नियमित कलेक्टर उस जिले में अपॉइंट होकर न आ जाए, तब तक उसका उत्तराधिकारी कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा। ये बात कहा गया है 26 में कि अस्थायी रिक्ति अगर कोई है तो किसी अन्य कलेक्टर को, किसी अन्य व्यक्ति को कलेक्टर की पावर दी जाती है और फिर वह अन्य व्यक्ति तब तक कलेक्टर के पावर को यूज करता रहता है जब तक एक रेगुलर कलेक्टर उस जिले में नहीं आ जाता। तो ये जो आपका अध्याय 3 था, धारा 11 से लेके धारा 26 तक, आज यही कंप्लीट होता है। इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तो आप वहां से आप देख सकेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक होगी। अगली क्लास में हम अध्याय 4 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी सर। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अब आप लोग 1 बाय 1 लेफ्ट